हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग नगर पालिका परिषद पढ़ रहे हैं। मैं नगर पालिका परिषद पर आज तीसरा वीडियो आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, मैं बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कि नगर पालिका का विकास कैसे हुआ, फिर इसके साथ साथ जब अंग्रेज आए तो नगर पालिका के अंतर्गत इसका शासन व्यवस्था कैसे संचालित किया गया। उसके पश्चात आपको ये भी बताया था आप लोगों को कि जब मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था तो उसके तहत ये चुनाव भी कराए गए थे। कई सारी बातें आप लोगों को बताया था। आज यानी कि मैं नगर पालिका परिषद का गठन बता दिया था, संरचना भी बता दिया था। आज हमको देखना है नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो आरक्षण लागू किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं नगर पालिका परिषद के अंतर्गत स्थानों का आरक्षण। नगर पालिका परिषद में स्थानों का आरक्षण ये देखना है। और याद रखिएगा, नगर पालिका परिषद के अंतर्गत नगर पालिका के अंतर्गत जो आरक्षण दिए जाते हैं वे आरक्षण आपके संविधान के अनुच्छेद 243 टी के तहत दिए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। ये जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद आपका 243 टी के तहत दिया जाता है। इसको याद रखेंगे। आइए नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है जरा हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात आप याद रखिएगा कि भारत में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है यह रिजर्वेशन दो प्रकार का हुआ है। पहली बात तो ये है आपका कि नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में वो अलग है। राजनैतिक आरक्षण है ये अलग है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 टी के तहत यह प्रावधान किया गया है उस राज्य का विधानमंडल उस राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान करेगा। मैंने क्या बताया है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। और इसके साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण, इसके बारे में हमको जानना है। तो आइए जरा जानते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
चारों वर्गों की महिलाओं, 4 नहीं अब 5 भी वर्ग ले लेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य, अभी हाल ही में आपका ये संशोधन करके 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया है। तो अब इस प्रकार से 5 वर्ग बन गए हैं। अनुसूचित जाति अर्थात एससी कम्युनिटी के लोग, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी एंड जनरल कम्युनिटी, 5 वर्ग बन गए हैं। तो पंचायती राज के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है और महिलाओं को भी किया गया है। लेकिन महिलाओं के आरक्षण में और पुरुषों का आरक्षण में थोड़ा सा अंतर है। आइए मैं इसको बताता हूँ। याद रखेंगे, जब यह स्थानीय स्वशासन लागू किया गया तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगरपालिका परिषद है, नगरपालिका परिषद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण उनके या जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट करके उनको आरक्षण दिया जाता है। अर्थात उस राज्य में जितना इनकी जनसंख्या होगी उतना ही अधिक उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगर इनकी जनसंख्या कम होगी तो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बांट करके कम ही आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात बात तो स्पष्ट हुआ कि इन कम्युनिटी के लोगों का जनसंख्या उस राज्य में जितना अधिक होगा उतने अधिक संख्या में इनको सीटें आरक्षित की जाएंगी और जितना संख्या कम होगा उतनी कम सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएंगी। ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगरपालिका परिषद है, नगरपालिका परिषद के अंतर्गत जो रिजर्वेशन लागू किया जाता है, यह रिजर्वेशन किस आधार पर लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा, उस राज्य में उनकी जनसंख्या कितनी है, उन जनसंख्या के अनुपात में बांट करके इनको आरक्षण दिया जाता है। बस ये याद रखिएगा। अब देखिए, एक पोर्शन मैंने एक पॉइंट में लिखा है यहाँ पर, महिलाओं का आरक्षण। तो नगरपालिका परिषद के अंतर्गत महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, इसको याद रखिएगा। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को काफ़ी हर तरीके से दबाया गया, उसी प्रकार महिलाओं की भी स्थिति इन वर्गों की तरह थी। महिलाओं को भी कहने मात्र के लिए तो हर प्रकार से स्वतंत्र थी, लेकिन एक किताबों में ये सिमट जाती थी ये बातें। लेकिन महिलाओं को भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया, उनको दबाया गया। तो इसलिए महिलाओं को नगरपालिका परिषद के अंतर्गत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि कम से कम महिलाओं के लिए अगर सीटें आरक्षित रहेंगी तो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। जब चुनाव लड़ेंगी तो वे लोग भी समाज में आएंगी, जाएंगी, उठेंगी, बैठेंगी, तो उनका भी क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। इसलिए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगरपालिका परिषद है, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। उसमें अंतर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका सामान्य वर्ग की महिला, इन 5 वर्गों की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और इनको जो आरक्षण दिया जाएगा, पूरा सीट का 1/3 यानी कि 1/3 सीट इनके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। क्या चीज़? तो मैंने बताया है, इनके लिए जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है, कुल सीटों
का 1/3 भाग सीटें क्या कर दी जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमको ये देखना है क्या 1/3 किसका है। तो मैंने बताया है कि 1/3 में अनुसूचित जाति की भी महिला आ जाएगी। याद रखेंगे 1/3 में मैंने बताया है यहाँ पर अनुसूचित जाति की भी महिला आ जाएगी, अनुसूचित जनजाति की भी महिला आ जाएगी, ओबीसी वर्ग की भी महिला आ जाएगी, और इसमें ईडब्ल्यूएस की भी महिला आ जाएगी, और इसमें जनरल की भी महिला आ जाएगी। इसको याद रखिएगा। यानी कि पांचों वर्गों की महिलाएं इसके अंतर्गत क्या हो जाती हैं, आ जाएंगी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के महिला को भी आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के महिला को भी आरक्षण है, ओबीसी वर्ग के महिला को भी आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के महिला को भी आरक्षण है, और जनरल वर्ग की महिला को भी क्या है, आरक्षण है। अर्थात मान लीजिए किसी राज्य में नगर पालिका परिषद की 100 सीटें हैं तो 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, उन पर केवल महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अब देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए एक क्राइटेरिया मानते हैं कि किसी राज्य में ही आपका देखते हैं टोटल सीटें जो हैं आपका 100 हैं, सपोज दैट मान लेते हैं। तो उस राज्य में जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, एससी कम्युनिटी के लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या इनका है 10%। अगर 10% है तो इनको जो सीटें दी जाएंगी 1/10 दे दी जाएंगी। मैंने बताया है कि उस राज्य में उनकी जनसंख्या जितनी होगी उतने ही सीटें इनको दी जाएंगी। उसी प्रकार अगर आपका एसटी कम्युनिटी के लोगों का अगर जनसंख्या उस राज्य में 6% होगा मान लेते हैं, तो उनको 6% होगा तो इनको 1/6 नहीं, याद रखेंगे। अगर 6% होगा तो याद रखिएगा उनको बांट कर दिया जाएगा, कम दिया जाएगा। तो उसी प्रकार अब देखेंगे यहाँ पर 1/10 जो एसी हो गए, तब एसी का 1/3 एसी वर्ग की क्या चीज़, एसी वर्ग के 1/3 सीटें जो जाएंगी ये क्या होंगी, ये जो सीटें होंगी ये महिलाओं के लिए होंगी, एसी वर्ग की महिलाओं के लिए। यानी कि बात तो स्पष्ट हो गया, अनुसूचित जाति को जितना सीटें आरक्षित दी जाएंगी उतने सीटों में से 33% उस वर्ग की महिला को दिया जाएगा, और एससी व एसटी वर्ग को जितना सीटें आरक्षित की जाएंगी उस पूरे आरक्षित सीटों का 33% उन वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। और ओबीसी मैं अभी बताऊंगा कि ओबीसी को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगरपालिका परिषद है उसमें आरक्षण का ये नहीं कहा गया कि उनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये बात रखा गया है कि संविधान के अंतर्गत कि उस राज्य की विधानमंडल अगर चाहेगी तो ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकती है। तो अगर उस वर्ग के महिला को अगर सीटें जो आरक्षित की जाती हैं या पूरे वर्ग के लिए दिया जाता है तो उसका 33%, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 33%, जनरल का जितना टोटल सीटों का 33%, यानी कि पूरे वर्ग की महिलाओं का जो सीटें होंगी टोटल आरक्षित सीटों का जोड़ दिया जाएगा तो 33% सीटें का होती हैं महिलाओं को दी जाती हैं। इनको याद रखना है आप लोगों को। अब याद रखेंगे ये ओबीसी की रही बात। तो मैंने बताया है कि सन 2000 में यूपी विधानमंडल ने यह तय किया था कि नगरपालिका परिषद के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। सन 2000 से पहले ओबीसी को नगरपालिका परिषद के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन सन 2000 से यह लागू कर दिया गया कि नहीं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगरपालिका परिषद है उसमें ओबीसी वर्ग को पुरुष और महिला दोनों को आरक्षण दिया जाएगा। तो याद रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी
और याद ये भी रखेंगे कि इनके आरक्षण का प्रावधान कौन करता है, तभी मैंने बताया है कि उस राज्य की विधानमंडल यह तय करती है कि आरक्षण कितना % दिया जाएगा। और मैंने बता भी रखा है आप लोगों को, जैसे बताया था आप लोगों को कि पंचायती राज पढ़ाया था तो बताया था कि बिहार राज्य जो है अपने यहाँ 50% आरक्षण दे रखा है पंचायती राज के अंतर्गत। उसके बाद मध्य प्रदेश 50% दे रखा है, उत्तराखंड 50% दे रखा है। तो मैंने बताया कि राज्य की विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि कितने % सीटें आरक्षित करेगा। तो उसी प्रकार ये नगरपालिका परिषद के अंतर्गत कितना सीटें आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लिए, तो लेकिन कम से कम 33% अगर राज्य विधानमंडल चाहता है तो 50% भी कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पूर्व में बता ही दिया है कि पंचायती राज के अंतर्गत आपका देखेंगे तो बिहार पहला राज्य है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आरक्षण से संबंधित जो समस्याएं हो रही थीं, अब वो समस्याएं अब नहीं रही होंगी, अब दूर हो गई होंगी ये समस्याएं। अगर अभी भी अगर दिक्कत होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएंगे। मैं जब कमेंट को पढ़ूंगा तो पुनः मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हम लोगों को कार्यकाल के बारे में, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल कितना होता है, जरा इसके बारे में हम लोगों को देख लेने हैं। अभी तो हम लोगों ने आरक्षण पढ़ा है। देखिए, मैं बता रहा था आप लोगों को कि नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो अलग है। नौकरियों के अंतर्गत जो आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण अलग है, और राजनीति में जो आरक्षण दिया जाता है, चुनाव में जो आरक्षण दिया जाता है, ये आरक्षण अलग है। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि आरक्षण जो दिया गया था 10 वर्ष के लिए दिया गया था। तो आज स्पष्ट कर लीजिएगा कि जो आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था वह आरक्षण चुनाव में दिया गया था। अर्थात लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी, और राज्यों की विधान सभा में जो सीटें आरक्षित की गई थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ये आरक्षण जो आपके दिए गए थे 10 वर्ष के लिए दिए गए थे। जो राजनीतिक पार्टियां इसको 10 वर्ष तक बढ़ाती चली गई, अभी तक कायम है। लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया है वह 10 वर्ष के नहीं दिया गया है। यह तय किया गया है कि जब तक इन वर्गों के लोगों का विकास नहीं हो जाता है तब तक इनको आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कहा गया है, याद रखिएगा। चुनाव से संबंधित ये जो आरक्षण की बात आती है ये स्थानीय स्वशासन वाला भी आ जाएगा उसके अंतर्गत। जैसे लोकसभा में, विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की जाती हैं ये आरक्षण है, उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगरपालिका परिषद और पंचायती राज में जो आरक्षण दिया गया है यह आरक्षण आपका राजनीतिक है, अर्थात चुनाव से संबंधित है। इसको 10 वर्ष के लिए माना जा सकता है कि उसके अंतर्गत ही आ सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वो जो नौकरियों मिलता है तब तक नहीं समाप्त किया जा सकता है कि जब तक कि आयोग द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाएगा कि नहीं कि इन वर्गों के लोगों का विकास हो गया है तो समाप्त कर दिया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं नगर पालिका परिषद का कार्यकाल। हमें देखना है नगर पालिका परिषद का
कार्यकाल। देखिएगा, ये नगर पालिका परिषद का कार्यकाल हमको देखने हैं। ये जो आपका है, इसका उल्लेख जो किया गया है, यह अनुच्छेद 243 यू के अंतर्गत किया गया है। इसको याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत नगरपालिका परिषद का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, ये हमको देखना है अधिवेशन की तिथि से, क्या मैंने बोला है, अधिवेशन की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक इन पदों पे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। मैंने क्या बोला है कि प्रथम अधिवेशन की तिथि से, प्रथम अधिवेशन की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, आगामी 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगरपालिका परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बताने हैं कि अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक, अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक आपको बताने हैं। अब देखिएगा, 5 वर्ष से पहले भी इनके जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो इस पद पर चुनाव जीत के चले जाते हैं, 5 वर्ष से पहले भी ये अपने पद से हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। हटेंगे तो त्याग पत्र देकर अपने मन से हटेंगे, हटाए जाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाए जाएंगे। 3 तरीके से इनका पद खाली हो सकता है। पहला, अपने मन से चाहेंगे तो हट जाएंगे। दूसरा, इनको हटाया जा सकता है। तीसरा, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो हट जाएंगे। मैंने 3 तरीके से इनका पद खाली हो सकता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जब नगरपालिका परिषद के किसी भी पद पर जब आसीन हो जाता है निर्वाचित होकर के, तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से, यानी कि शपथ की तिथि से 2 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसको आप याद रखिएगा। 2 वर्ष तक आप इस पर किसी प्रकार का जांच नहीं बैठा सकते हैं। 2 वर्ष के बाद आप इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इनके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं, इन पर जांच बैठवा सकते हैं। लेकिन प्रथम अधिवेशन की तिथि से 2 वर्ष के अंदर अंदर आप इस पर किसी प्रकार का जांच नहीं बैठवा सकते हैं, क्योंकि इनको मौका दिया जाना चाहिए। ये इनको मौका दिया जाता है कि इतने दिन में आप क्या कर लीजिए, आप विकास को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़िए ताकि यह लगे कि नहीं आपने विकास किया है। तो 2 वर्ष से पहले इन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते हैं। और याद रखिएगा, एक और बात याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति त्याग पत्र देता है या जिस उम्मीदवार का अध्यक्ष के पद पर हो तब या सभासद के पद पर हो तब, अगर इनके पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाते हैं तो याद रखेंगे आप कि जितना समय बचा रहता है उतने समय के लिए चुनाव कराया जाता है, मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। इसको याद रखने हैं। जब चुनाव होते हैं तो जो उम्मीदवार चुनाव जीत कर आता है उतने ही दिन के लिए उस पद पर आसीन रहेगा जितने दिन के लिए वह
पहले वाला उम्मीदवार पद को छोड़ करके गया रहता है। मान लीजिए कोई नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का हो, वह व्यक्ति 3 वर्ष तक अपने पद पर रहा है, 3 वर्ष के बाद वह त्याग पत्र दे दिया या उसका मृत्यु हो गया या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा दिया गया, तो 3 वर्ष तक कार्यकाल किया था, तो उसका चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के बाद जो प्रत्याशी आएगा उसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा, अर्थात वो 2 वर्ष के लिए आएगा। अब वो नहीं कि वहाँ से 5 वर्ष के लिए नहीं आएगा, 2 वर्ष के लिए आएगा। इसको आप याद रखेंगे। तो ये रहा नगर पालिका परिषद के कार्यकाल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखना है, ये रहा कार्यकाल। कार्यकाल के साथ साथ मैं बताऊं आप लोगों को, अब ये देखना है सदस्यता के लिए अयोग्यता। जरा ये देख लेते हैं हम लोग। नगर पालिका परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आइए हम देख लेते हैं अयोग्यता। अयोग्यता देख लेंगे तो योग्यता हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर योग्यता देख लेते हैं तो अयोग्यता समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अयोग्यता किस आधार पर उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कर लेते हैं हम लोग, जरा जान लेते हैं। तो आइए, सदस्यता के लिए अयोग्यता, इसको याद रखने हैं। और ये जो आपका है संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अंतर्गत है, अर्थात अयोग्यता। नगर पालिका परिषद का कोई भी सदस्य अयोग्य करार कब दिया जाता है, इसका जो वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अंतर्गत किया गया है। इसको याद रखेंगे। तो देखेंगे, वह व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के प्रतिकूल होगा, तो वह व्यक्ति नगरपालिका परिषद के लिए अयोग्य साबित हो जाएगा। उसके साथ साथ ये मैंने बोला है क्या चीज़, कि वह व्यक्ति यानी कि उम्मीदवार जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के प्रतिकूल हो या विधि के अंतर्गत उसकी योग्यता नहीं आती हो, प्रतिकूल हो, या ऐसे लिख सकते हैं विधि के अंतर्गत उसकी योग्यता न आती हो तो वह व्यक्ति आपका अयोग्य साबित हो जाएगा। और उसके साथ साथ वह व्यक्ति अयोग्य करार कर दिया जाएगा जो अर्थात विधानमंडल के योग्यता का जो प्रावधान है वही प्रावधान आपका राज्य के नगरपालिका परिषद का होता है। याद रखेंगे, अंतर बस क्या रहता है, तो राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर योग्यता होना चाहिए 21 वर्ष।
यहाँ पर किसी व्यक्ति को अयोग्य यह कहकर नहीं ठहरा सकते हैं कि नहीं आपका आयु 25 वर्ष से कम है इसलिए आप अयोग्य हैं। इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष हो जाएगी तो वह व्यक्ति राज्य नगरपालिका परिषद का चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएगा। अगर 21 वर्ष से कम रहता है तो वह व्यक्ति अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ये बात याद रखेंगे क्योंकि ये विधानमंडल ने तय किया है इस चीज़ को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाएगा तो आप बोरियत महसूस करने लगते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। और याद रखेंगे, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।